सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, सेंट्रॉइड और इनसेंटर। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम ज्योमेट्री की सीरीज कर रहे थे और ज्योमेट्री की सीरीज में हमने इनसेंटर, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर और हमने सेंट्रॉइड कर लिया था। 4 टॉपिक किए थे हमने। पहले पे हमने किया था इनसेंटर, दूसरे पे हमने किया था सेंट्रॉइड और तीसरे बार में हमने किया था सर्कमसेंटर। और पिछली क्लास में जो हमने किया था वो था ऑर्थोसेंटर। ये चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। मैंने इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज बता दी थी आपको और इनका बीच में अंतर क्या है इन सबको ये भी बता दिया था मैंने। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो एक स्पेसिफिक केस के बारे में बात करेंगे, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये चारों चीज़ें कहाँ पर उपस्थित होती हैं, यानी कहाँ पर प्रेजेंट होंगी। देखिए, जिसे नहीं पता इसका नाम होता है अंतः केंद्र, ठीक है। और सेंट्रॉइड का मतलब केंद्रक, सर्कमसेंटर यानी परिकेंद्र, और चौथे नंबर पर जो ऑर्थोसेंटर है ये है लंब केंद्र। ये हमने 3 ट्रायंगल्स के बारे में जाना था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इनके केस में हमने डिस्कस किया था। लेकिन अब एक स्पेसिफिक केस है, जो स्पेसिफिक केस है हमारे पास वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। उस समबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या है कि उनके लिए सेंटर कहाँ होते हैं, सारे के सारे ट्रायंगल में अंदर किस जगह होते हैं, बाहर होते हैं, कहाँ होते हैं, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज। उसी के लिए हम इन चीज़ों को लेकर आए हैं, इन चारों को हम उसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, यानी तीनों साइड कैसी हो, इक्वल हो, तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, ये वर्टेक्स मैंने दे दिए A, B और C। इसकी यदि ये साइड A है तो ये भी A होगी और ये भी A होगी। इसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं। ये चीज़ आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैंने आपको अब बता दिया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपने 3 चीजें पढ़ी। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इनसेंटर। इसका इनसेंटर कैसे बनेगा? इनसेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर से, यानी कोण संधिभाजक से। ये जो कोण है, यदि इन्हें हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते रहें, इस एंगल को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक लाइन यहाँ जाएगी इसे कट करती हुई, यानी इस लाइन ने इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसी तरह से ये B भी इस तरह से यहाँ जाएगा और ये C भी इस तरह से जाएगा। तो ये तो बन जाएगा इसका इनसेंटर, और ये 2 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड करेगा। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ये तो हो गया इसका इनसेंटर। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, यदि ये भुजा A है और ये भी A है तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का जो अनुपात होगा वही इन दोनों भुजाओं का अनुपात होगा। वो इनसेंटर के केस में होता है। तो इनसेंटर के केस में इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है, A:A, यानी कि इसका मतलब 1:1। तो इस भुजा का, इस अगर हमने इसे D मान लिया तो BD और DC का जो रेशियो आएगा वो भी 1:1 ही आएगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको इनसेंटर में प्रॉपर्टी बताई थी कि जो इन भुजाओं का अनुपात होगा वही इनसेंटर में इन दोनों भुजाओं का अनुपात होगा, जहाँ ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा होगा इस लाइन पर, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, उससे निकल कर आया हमारे पास 1:1। तो इसका मतलब ये और ये लेंथ 1:1 में होंगी, यानी यदि A है तो ये भी A होगी, ये A/2 है तो A/2 होगी, ये 5 है तो ये 5 होगी, दोनों बराबर होंगी। अब यदि ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये लाइन क्या बन गई, ये लाइन मीडियन बन गई। सीधी से हम कह सकते हैं कि ये लाइन जो एंगल बाइसेक्टर थी ये इसकी मीडियन भी बन गई, क्योंकि ये इस सामने वाली लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, 1:1 के रेशियो में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसकी मीडियन भी होगी। एंगल बाइसेक्टर के साथ साथ ये इस ट्रायंगल की मीडियन भी होगी। और इसी तरीके से इस लाइन को भी हम मीडियन प्रूफ कर सकते हैं। ये इसका मिड पॉइंट, ये भी इसका मिड पॉइंट और ये भी इसका मिड पॉइंट, और ये लाइन भी मीडियन हो जाएगी। और जहां पर तीनों मीडियन आकर मिलती हैं, तीनों मीडियन मिलने से यहाँ पर ये सेंट्रॉइड भी बन जाएगा। देखिए, 2 कंडीशन हो गई हमारे पास, एक तो इनसेंटर यानी अंतः केंद्र है ये वाला बिंदु, और यही सेंट्रॉइड भी बन चुका है। अब एक चीज
हम यहाँ से इस लाइन को जब यहाँ खींचेंगे तो ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी। आई समझ में बात? ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी लाइन, और ये वाली लाइन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसका मतलब जब ये लाइन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, मैंने कल ही आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी वर्टेक्स से हम सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर डालें, तो तीनों वर्टेक्स से हमने ये परपेंडिकुलर डाले, तो जहाँ पर ये तीनों वर्टेक्स तीनों पॉइंट मिलेंगे, तीनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट क्या बन जाएगा? ऑर्थोसेंटर। यदि ये 90 डिग्री हैं तो ये सेंटर क्या होगा? ये भी ऑर्थोसेंटर हो गया। देखिए ऑर्थोसेंटर भी हो गया ये। अब क्या काम करते हैं? अब यदि आपको पता हो कि एक ट्रायंगल में मैंने इनके साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इनकी साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाला एक परपेंडिकुलर डाला इनकी साइड पर। देखिए परपेंडिकुलर हम यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? खींच तो सकते हैं लेकिन ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा। परपेंडिकुलर तो होगा लेकिन बाइसेक्टर नहीं होगा। इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड एक ऐसा परपेंडिकुलर करेगा जो इसके मिड पॉइंट से पास होगा। हमने इस मिड पॉइंट को यहाँ मिला दिया, इसके मिड पॉइंट को हमने यहाँ मिला दिया और 90 डिग्री, और ये भी एक ऐसा मिड पॉइंट मिला दिया जो 90 डिग्री बनाता है, और यहाँ पर ये मीट कर हम मिल रहे हैं ये तीनों पॉइंट। अब ये तीनों पॉइंट मिल रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये इसका सर्कमसेंटर बन जाएगा। तो आप यदि इस केस में देखें तो इस केस में क्या है? ये यहाँ पर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है वाली लाइन। यदि हम इसे आगे बढ़ा दें तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये भी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका मतलब ये लाइन साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गई, तो ये वाला पॉइंट अब सर्कमसेंटर भी बन जाएगा। समझ में आया आपको? देखिए मैंने जो चीज़ें बताई थी आपको, यही पॉइंट इंसेंटर होगा, यही सेंट्रॉइड होगा, यही सर्कमसेंटर होगा, यही ऑर्थोसेंटर होगा। तो इसका मतलब ये तीनों लाइन जो हैं और ये पॉइंट वही चारों प्रॉपर्टी फॉलो करेगा जो इनकी प्रॉपर्टी होंगी। यानी ये इंसेंटर की प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा, ये सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा, ये ऑर्थोसेंटर की प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा, और सर्कमसेंटर की प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में समझाने की कोशिश की है। अब इसे एक चीज़ और समझते हैं, इनमें कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ और देख लेते हैं। अब ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी कि ये क्या है। सारे के सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पर आकर इसके मिल रहे हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज के केस में, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हों? बराबर, उस केस में ये सही है। अब मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल दोबारा खींचा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दोबारा ड्रॉ किया मैंने। तो देखो चीज़ें जो पीछे मैंने भी बताई आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं उससे आगे बढ़ता हूँ। उससे आगे क्या करता हूँ मैंने जो वर्टेक्स से लाइन खींची थी यही एंगल बाइसेक्टर थी, यही मीडियन थी, यही अल्टीट्यूड थी। अल्टीट्यूड किसे कहते हैं? जैसे अल्टीट्यूड क्या है? किसी भी ट्रायंगल में सामने वाले वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से यदि इस पर परपेंडिकुलर डालें, इस वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर डालें, और इस वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर डालें, तो ये तीनों लाइन आपस में क्या होंगे? इसके एल्टीट्यूड, ये इस वर्टेक्स से एल्टीट्यूड होगा, इस वर्टेक्स से एल्टीट्यूड इस पर आएगा, और इस वर्टेक्स से एल्टीट्यूड इस पर आएगा। ये तीनों 90 डिग्री का एंगल बनाती हूँ, बशर्ते 90 डिग्री का एंगल बनाती हूँ। तो ये इसका एल्टीट्यूड भी होगा, मीडियन भी होगी, एंगल बाइसेक्टर भी होगी, और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होंगे। यानी कोण अर्धक भी होगी, माध्यिका भी होगी, लंब भी होगी, और ये लंब समद्वि भाजक भी होगी। ठीक है, आप ये तीन चार चीज़ों को समझ गए होंगे। अब ये यदि एंगल बाइसेक्टर है और यही मीडियन भी है, तो ये मीडियन की एक प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा कि यदि ये 2 यूनिट है तो ये इसका मतलब 1 यूनिट, 2:1 के अनुपात में इसे डिवाइड करेगा ये वाला पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि हमें इसकी हाइट निकालनी हो तो हम देखो एंगल बाइसेक्टर की भी हाइट निकाल सकते हैं। इसमें सेम वही कंडीशन है सबके लिए। अब क्या काम करते हैं, हमें पता है ये अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये वाला, और ये 2 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड भी कर रहा है, तो ये साइड ए है और इसकी ये साइड भी ए है। हमने माना है कि तीनों साइड, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी। ये ए और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी ए, लेकिन ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब इससे इधर वाली जो लाइन होगी इसकी लेंथ कितनी होगी? a/2। इस डी पॉइंट तक यानी BD की जो लंबाई होगी वो होगी a/2, और इससे आगे DC की लंबाई भी क्या होगी? a/2। अब हमें इस अल्टीट्यूड की हाइट निकालनी है, तो इस अल्टीट्यूड की हाइट कैसे निकालोगे? आपके पास देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है यहाँ पर। मैं यदि थोड़ी देर के लिए इस ट्रायंगल को मिटा दूँ तो आपके पास जो ट्रायंगल बना है ADC,
ADB ये कैसा ट्रायंगल है, ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। और आप सभी जानते हैं ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है और ये इसका हाइपोटेनियस है, यानी कि ये इसका लंब है, ये इसका आधार है और ये इसका कर्ण है। आप सभी जानते हैं एक उसमें राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, आप सभी जानते हैं हमें क्या निकालना है, यहाँ परपेंडिकुलर निकालना है। इसकी हाइपोटेनियस की कितनी हाइट है, a, तो हमने हाइपोटेनियस के स्थान पर रखा a स्क्वायर और p हमें निकालना है और प्लस b की जगह पर हमने a/2 का होल स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे p स्क्वायर इक्वल, इसे इधर माइनस में ले जाएंगे तो ये a स्क्वायर माइनस a²/4 ये हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा। और p की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसे हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3a²/4। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी इसका अनरूट निकालें तो हम क्या करेंगे, निकलेगा हमें हमारे पास ये आएगा हमारे पास √3/2a। तो सीधी सी बात, आपके पास जो इस परपेंडिकुलर की हाइट निकल कर आई वो कितनी आई, √3/2a। तो इस पूरे परपेंडिकुलर की हाइट जो होगी, एक सेकेंड, आपके पास इसकी हाइट हो जाएगी √3/2 × a। अब एक और चीज समझते हैं, अब इस a/2 को मैं मिटा देता हूँ, जिसकी जरूरत थी हमने वहां तक इसे यूज कर लिया। और इसके बाद हम अब क्या करेंगे, देखिए ये इसका क्या है, सेंट्रोइड भी है और इनसेंटर भी है, सर्कमसेंटर भी है और ऑर्थोसेंटर भी है। यदि हम एक चीज देखें यहाँ पर, यदि ये इसका सर्कमसेंटर है तो इसका मतलब इस पॉइंट से, इस वर्टेक्स से, इस सेंटर से हम एक ऐसा सर्कल खींच सकते हैं जो इन तीनों साइड को, तीनों वर्टेक्सेस को टच करता हुआ जाता हो और इस ट्रायंगल को इंस्क्राइब करता हो, यानी ये ट्रायंगल इसके अंतर्गत आता हो। अब ये आपके पास एक ऐसा सर्कल हो गया। अब इस सर्कल की अगर आपको रेडियस निकालनी हो तो इस पॉइंट से यहाँ तक इसकी रेडियस, ये भी इसकी रेडियस और ये भी इसकी रेडियस, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस थोड़ी देर के लिए इस √3/2a को मिटा देता हूँ। इसका मतलब क्या है, ये 2:1 में आपको मीडियन डिवाइड कर रही थी, तो इसकी जो हमारे पास सर्कम रेडियस आई, सर्कम रेडियस यानी जो इसके चारों तरफ एक सर्कल बन रहा है उसकी जो रेडियस आएगी, यदि वो मीडियन की कितनी होगी, 2 पार्ट। यदि मीडियन 3 सेंटीमीटर लंबी है तो उसका जो इसकी जो सर्कम रेडियस आएगी वो आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। समझने वाली बात है, यदि मीडियन की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो इसकी सर्कम रेडियस की लंबाई क्या आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गई आपकी सर्कम रेडियस। अब हम देखते हैं इनर रेडियस। अब आप इनर रेडियस जानते हैं, एक ऐसा सर्कल जो इस ट्रायंगल के अंदर इसकी तीनों साइड को टच करता हो। देखिए सर्कम रेडियस के उसमें कंडीशन में क्या होता है, ये वर्टेक्सेस को टच करता है आउटसाइड से। लेकिन अब क्या है, एक ऐसा सर्कल जो तीनों साइड को टच करता हो तो उसकी रेडियस क्या होगी, देखो उसकी रेडियस क्या होगी, इसके सेंटर से इसके सर्कमफेरेंस के बीच की दूरी। तो इसकी यहाँ से सेंटर से सर्कमफेरेंस कहाँ पर है, ये, इसका मतलब ये भी रेडियस और ये भी इनर रेडियस। अब आप थोड़ी देर समझोगे इस चीज़ को, तो मैं इन्हें मिटा देता हूँ। आपके पास इनर रेडियस क्या आई, ध्यान से समझना। देखिए क्लास बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अब आप एक चीज़ देखो, आपको इनर रेडियस मिली कितनी, 1 यूनिट। यदि इस मीडियन की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 यूनिट है तो 2 यूनिट तो आपके पास ये हो गया, सेंट्रॉइड की कंडीशन से 2 यूनिट तो ये हो गया, 1 यूनिट ये निकल कर आएगा। तो इसका मतलब इसकी जो रेडियस होगी, इनर रेडियस, सर्कम रेडियस हम 2 यूनिट निकाल चुके हैं, इनर रेडियस आएगी आपकी 1 यूनिट। तो इसका मतलब इनर रेडियस इस कंडीशन में 1 आ गई। क्या होगा इसका मतलब, यदि इसकी लंबाई 3 यूनिट है, इस मीडियन, अल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर जो भी आप मानोगे, इसकी लंबाई यदि 3 यूनिट है तो इसकी सर्कम रेडियस आएगी 2 यूनिट और इसकी इनर रेडियस आएगी 1 यूनिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्कम रेडियस, देखिए सर्कम रेडियस को हम क्या मानते हैं, कैपिटल R से, और इनर रेडियस को हम क्या मानते हैं, स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो इनका यदि रेशियो निकालें तो इसका मतलब क्या है, इनर रेडियस 1 है तो सर्कम रेडियस कितनी है, 2। तो इन दोनों का अनुपात क्या आ गया, 1:2। अब इसकी ऊंचाई के साथ भी अनुपात पूछ लेता है। जैसे मान लो इसकी ऊंचाई क्या है, मैंने ये इसकी ऊंचाई मान ली पूरी यहाँ से यहाँ तक, इसका एल्टीट्यूड भी होगा क्योंकि 90 डिग्री एंगल बनाता है।
तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, देखिए 2 यहाँ तक है, 1 यहाँ तक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी 3 यूनिट। तो इसका मतलब 3 यूनिट इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इनका ये आपस में रेशियो निकल कर आया 1:2:3, यानी इसकी यदि इनर रेडियस 1 है तो इसकी सरकम रेडियस 2 होगी और इसकी हाइट यानी अल्टीट्यूड 3 होगा। यानी इसकी अंतः त्रिज्या 1 यूनिट है तो परित्रिज्या इसकी 2 यूनिट होगी और इसकी ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई कितनी होगी 3 यूनिट। ये इनमें आपस में रिलेशन निकल कर आया। अब एक चीज आप देखो, मैंने पिछली क्लास में बताई थी और आज भी बता रहा हूँ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपकी जो हाइट होती है और अभी निकल कर आई थी हमारे पास √3/2a। अभी सॉल्व किया था मैंने अभी कुछ देर पहले ही, अभी आपको बताया था इस अल्टीट्यूड की हाइट कितनी है √3/2a। तो इसका मतलब इसका 2/3 हिस्सा जो होगा, देखिए टोटल 3 हिस्से हैं इसके, तो 2 हिस्से, इन 3 हिस्सों में से 2 हिस्सा क्या होगा आपका सरकम रेडियस, जो कि आप इससे इसे डिवाइड करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट और √3 से √3 टाइम कैंसिल होगा, तो ये आएगा a/√3। ये आ गई आपकी सरकम रेडियस निकालने का फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का सरकम रेडियस निकल कर आया। अब आपको यदि बची हुई हाइट कितनी है, अब आपकी बची हुई हाइट है, देखो टोटल एल्टीट्यूड था a/√3/2a, ये यहां से लेकर यहां तक √3/2a, और आपके पास सरकम रेडियस जो निकल कर आई यहां से यहां तक वो आई a/√3, ये आया आपके पास। तो हम इसे अगर घटा दें तो हमारे पास इनर रेडियस यानी अंतः त्रिज्या निकल आएगी। तो हमने इसमें से a/√3 घटा दिया, तो आपके पास जो इनर रेडियस निकल कर आएगी वो आएगी a/2√3। आप इसे सॉल्व कर लें एलसीएम लेकर, तो आपके पास ये वैल्यू निकल कर आएगी a/2√3, ये आएगी आपकी इनर रेडियस। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। मैंने पीछे एक वीडियो में जब मैंने आपको इनर रेडियस पढ़ाई थी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैंने आपको इनर रेडियस भी निकल कर बताई थी, और सरकम रेडियस वाले वीडियो में मैंने आपको सरकम रेडियस भी निकाली थी जो कि यही आई थी। तो आपको वहां भी मैं इन चीज़ों को बता चुका हूं और आज भी मैं इन चीज़ों को आपको बता रहा हूं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आपके क्या समझ में आया, अब मीडियन की लंबाई वही लंबाई मीडियन की हो जाएगी, जो इसकी अल्टीट्यूड की लंबाई होगी वो होगी √3/2a। और देखिए इनका अनुपात कितना आ रहा है 1:2:3। तो इसका मतलब क्या है, आप यदि इनकी हाइट जानते हैं, इनर रेडियस क्या होती है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की a/2√3, इसकी होती है सरकम रेडियस a/√3 और इसकी हाइट है √3/2 a। आप इनका रेशियो निकालेंगे तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू 3:2:1 ही आएगी। कैसे, देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, यहाँ से तीनों से। अब इसका क्या नाम है, एलसीएम लोगे तो यहाँ से देखो 2 इसके पास है तो यहाँ √3 की मल्टीप्लाई होगी तो ये 3 हो जाएगा। इसके पास √3 है तो इसके यहाँ 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके पास 2√3 है तो इसका मतलब ये 1 ही आएगा, a ही आएगा। ठीक है, तो आपके पास 3:2:1 इसकी रेशियो मिल जाएगा किनका, हाइट का, सरकम रेडियस का और इनर रेडियस का। तो आपके पास ये कंडीशन मिल जाएगी। आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब देखिए, अब क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि इस इनर सर्कल और सरकम सर्कल का एरिया का अनुपात क्या होगा। उस एरिया का अनुपात यदि आपको निकालना हो तो उस एरिया का अनुपात कैसे निकालेंगे। देखिए सीधी सी बात है, आपके पास सरकम रेडियस है r और इनर रेडियस है आपके पास स्मॉल r। आप सभी जानते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए इन दोनों का अनुपात क्या होता है 1:2। तो यदि इनके एरिया का अनुपात पूछा जाए तो हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर 1 होगा और इसका स्क्वायर होगा 4। ये तो होगी इसकी रेडियस और ये हो गया इसका एरिया। सरकम सर्कल का रेडियस 2 है तो एरिया 4, इसका 1 तो इसका 1 ही रहेगा। इस चीज़ को हम अगर समझें तो कैसे समझेंगे, यदि हमने इसकी रेडियस 1 मान ली, इसकी हमने 2 मान ली, तो देखिए इनर सर्कल का जो एरिया होगा πr², आप सभी जानते हैं πr² इनका एरिया होता है सर्कल का, और इसका रेशियो क्या होगा सरकम सर्कल का πR²। देखिए ये तो हो गया इनर सर्कल का एरिया, यानी इस अंदर वाले सर्कल का एरिया जो इसके अंदर स्थान घेर रहा है, ये वाला स्थान। और अब आपके पास πr² यानी सरकम सर्कल का एरिया, जो ये पूरा सर्कल है इसके अंदर जो भी एरिया घेर रहा है इसका एरिया। ठीक है, इसका मान निकालेंगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट, और स्मॉल r जो है आपके पास वो 1 यूनिट है और कैपिटल R आपके पास 2 यूनिट है। जब इनका स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 1:4, यानी सरकम सर्कल की जो एरिया आएगा इसके एरिया के मुकाबले वो 1:4 में आएगा। यानी यदि इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया सरकम सर्कल कितना हो जाएगा 4 यूनिट। फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज़ समझते हैं,
यदि मैंने एक ट्रायंगल का यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की इनर रेडियस दे दी आपको, सॉरी मैं ये ले लेता हूँ एरिया। यदि आपको इनर सर्कल का एरिया दे दिया, वो दे दिया आपको 50 यूनिट स्क्वायर। यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, यूनिट मान ली मैंने, ठीक है। तो आपको ये इनर सर्कल यानी इस अंदर वाले सर्कल का एरिया दिया हुआ है, आपसे इस बाहर वाले सर्कल का एरिया, इसके रेशियो, इसका एरिया पूछेगा। तो इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं यदि इसका एरिया 1 यूनिट है तो सर्कल जो होगा उसका एरिया कितना होगा, 4 यूनिट। तो इसका मतलब यदि ये 1 यूनिट है तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 4 गुना कितना होगा, 200 यूनिट स्क्वायर। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इसका एरिया दे देगा, इसका पूछ लेगा, यानी इसका एरिया दे देगा, इसका एरिया पूछ लेगा, बाहर वाले का एरिया दे देगा, इसका एरिया पूछ लेगा। तो आपको क्या करना, सीधा 1:4 के अनुपात को लेकर चलना है। यानी 4 यूनिट वैल्यू अगर उसके एरिया की होगी सर्कम सर्कल की, तो इनर सर्कल के एरिया की यूनिट कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट। अब आप एक चीज़ और देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या होगा, कभी किसी क्वेश्चन में आपको दे देगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको इनर रेडियस दे दी और आपसे पूछ लिया कि इसका, देखिए साइड दे देगा, ये ट्रायंगल है, इसकी साइड ये दे दी ए, मान लो कुछ भी दे दिया, 1 यूनिट दे दी वैल्यू आपको। तो आपसे पूछेगा इनकी इनर रेडियस और सर्कम रेडियस के बीच का अनुपात बताइए। तो आप क्या करोगे, यदि आपने थोड़ी सोच नहीं लगाई है तो आप क्या करोगे, इनके फॉर्मूले में इन्हें पुट करोगे, a/2√3 इसकी इनर रेडियस, a/√3 इसकी सर्कम रेडियस, आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन आप सभी जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में इनर रेडियस और सर्कम रेडियस का जो अनुपात होता है वो होता है 1:2। हमें इस चीज़ को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी वैल्यू कुछ भी दे दे, हमारे पास इसका अनुपात हमेशा 1:2 ही निकल कर आएगा। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा आंसर बताना है 1:2। तो आपको इस साइड को इसमें पुट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। अब मैंने इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको ऑर्थोसेंटर, देखिए इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इसे मिटा देता हूँ मैं, कौन कौन सी चीज़ें बता दी इसके लिए मैंने आपको, एक तो इनसेंटर, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर और सेंट्रॉइड, तीनों चीज़ मैंने आपको बता दी। यानी अंतः केंद्र, ये परिकेंद्र, और आपके पास ये लंब केंद्र, ये आपके पास केंद्रक। तो आपको ये 4 चीज़ें पता चल गई होंगी, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही पॉइंट पर होती हैं, तो ये सारी कंडीशंस फॉलो करेंगे, एक दूसरे की सारी कंडीशन फॉलो करेंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो आज की वीडियो हमारी इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सेंटर्स के बारे में थी, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ और वीडियो को लाइक भी करें, और हो सके तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं आपके अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में इनके क्वेश्चंस के साथ।